चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हर रोज चुपके से हमारे पैसे की कीमत कम कर रही है? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी आर्थिक हकीकत है जिसे हम सब महसूस करते हैं। तो आखिर ये चोर कौन है और ये अपना काम करता कैसे है? सुनने में ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? लेकिन सोचिए, सच तो यही है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारे पैसे की खरीदने की ताकत लगातार घट रही होती है, और ज्यादातर लोगों को तो इसका एहसास तक नहीं होता। और ये स्लाइड तो मतलब सब कुछ साफ कर देती है। जरा देखिए, वक्त के साथ हमारी खरीदने की ताकत कितनी ज्यादा कम हो गई है। जहां 1980 में 100 रुपए में घर के लिए टोकरी भरकर राशन आ जाता था, वही आज उतने ही पैसों में मुश्किल से एक कप अच्छी कॉफी मिल पाती है। तो चलिए इस अदृश्य चोर के चेहरे से पर्दा उठाते हैं। इसका असली नाम है मुद्रास्फीति, जिसे हम सब इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब यह है कि आज आपके पैसे में जितनी ताकत है, कल उतनी नहीं रहेगी। वो कल आज के मुकाबले कम सामान खरीद पाएगा, और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चीजों की कीमतों में ये आग लगती कैसे है? अच्छा, इसको समझने के लिए चलिए पूरी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़े पावरफुल इंजन की तरह देखते हैं। तो बस कल्पना कीजिए कि हमारी पूरी इकोनॉमी एक बहुत बड़ी और ताकतवर मशीन या इंजन है। यही इंजन तय करता है कि देश में सब कुछ कितनी स्मूथली चल रहा है। और जानते हैं, कभी कभी यही इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। देखिए, इस इंजन के गर्म होने के पीछे 3 मेन वजह हो सकती हैं। पहली है डिमांड पुल, मतलब किसी ने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया है और हर कोई सामान खरीदने के लिए दौड़ा जा रहा है। दूसरी है कॉस्ट पुश, यानी इंजन को चलाने वाला तेल ही महंगा हो गया है। और तीसरी है बिल्ट इन, जहां इंजन को गर्म चलने की आदत ही पड़ गई है। एक ऐसा साइकिल जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब बाजार में बहुत सारा पैसा तो है, लेकिन उसके पीछे भागने के लिए सामान बहुत कम है। जैसे मान लीजिए, जब सरकार ज्यादा खर्च करती है या टैक्स घटा देती है, तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता है। अब ज्यादा पैसा है तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी और कीमतें भी ऊपर चली जाएंगी। और दूसरी तरफ है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होती है जब हमारा इंजन चलाने की कॉस्ट ही बढ़ जाए। जैसे कि अगर कच्चा तेल, रॉ मटेरियल या मजदूरों की सैलरी महंगी हो जाए, तो कंपनियों के लिए सामान बनाना महंगा हो जाता है, और फिर वो इस बढ़ी हुई लागत का बोझ हम पर यानी ग्राहकों पर डाल देती हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस इंजन की गर्मी मतलब इन्फ्लेशन को मापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे इकोनॉमिस्ट्स अर्थव्यवस्था के कुछ खास डायग्नोस्टिक गेज को देखते हैं, जिन्हें हम इंडेक्स कहते हैं। तो हमारे पास इसे नापने के 2 मेन मीटर हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वो मीटर है जो बताता है कि हम और आप जैसे आम ग्राहकों के लिए चीजें कितनी महंगी हुई हैं। दूसरी तरफ है डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो फैक्ट्री और थोक लेवल पर कीमतों को ट्रैक करता है। लेकिन सबसे जरूरी फर्क जानते हैं क्या है? सीपीआई में सामान और सर्विसेज दोनों शामिल होते हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ सामान की कीमतें होती हैं। और अब जरा सीपीआई की इस बास्केट पर नजर डालिए। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 46% खाने पीने की चीजों का है। इसका मतलब एकदम साफ है, जब भी खाने पीने का सामान महंगा होता है तो महंगाई का मीटर तेजी से ऊपर भागता है, और इसका सीधा असर हमारे आपके घर के बजट पर पड़ता है। इसको ऐसे समझिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन आज के मौसम की तरह है, जो कभी भी बदल सकता है। वहीं कोर इन्फ्लेशन उस जगह की जलवायु की तरह है। ये हमें लंबे समय का असली ट्रेंड बताती है। इसमें से खाने पीने और फ्यूल की कीमतों को, जो बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती हैं, हटा दिया जाता है। तो इस सब का मतलब आम इंसान के लिए क्या है? देखिए, महंगाई के इस खेल में ना हमेशा कुछ लोग जीतते हैं और कुछ हारते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। जब महंगाई अचानक बढ़ जाती है तो इसका फायदा उन लोगों को होता है जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा चुकाते हैं उसकी वैल्यू कर्ज लेते समय की वैल्यू से कम हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पैसा बचाते हैं या कर्ज देते हैं, उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि उनके पैसे की खरीदने की ताकत घट जाती है। महंगाई को अक्सर एक साइलेंट टैक्स भी कहा जाता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये सबसे ज्यादा चोट उन लोगों को पहुंचाती है जिनकी इनकम फिक्स्ड है या जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च कर पाते हैं। ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी गहरा कर देती है। और फिर आता है स्टैगफ्लेशन, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ कीमतें आसमान छू रही हैं यानी हाई इन्फ्लेशन है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी ठप पड़ गई है। ये एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल सिचुएशन होती है। तो क्या इस महंगाई के जानवर को काबू में किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये काम है हमारी अर्थव्यवस्था के मैकेनिक का, यानी हमारे सेंट्रल बैंक का। आइए देखते हैं कि वो इस गर्म इंजन को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं। एक मजेदार बात यह है कि किसी भी इकोनॉमी का टारगेट जीरो इन्फ्लेशन नहीं होता। भारत जैसी एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए लगभग 4% की महंगाई दर को अच्छा माना जाता है। थोड़ी बहुत महंगाई कंपनियों को ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट करती है, जिससे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ये पूरी जिम्मेदारी देश के सेंट्रल बैंक की होती है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की। आरबीआई का ही काम है ये देखना कि इकोनॉमी का इंजन ना तो जरूरत से ज्यादा गर्म हो और ना ही बंद पड़ जाए।
और उनका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार होता है ब्याज दरें, यानी इंटरेस्ट रेट्स। जब भी महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब महंगे हो जाते हैं। लोग और कंपनियां कम खर्च करते हैं, बाजार में डिमांड घट जाती है और धीरे धीरे हमारा गर्म इंजन ठंडा पड़ने लगता है और कीमतें कंट्रोल में आ जाती हैं। और आखिर में मैं एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के समय में जो हम बढ़ती कीमतें देख रहे हैं, उसके पीछे की असली वजह क्या लगती है? क्या ये बड़ी बड़ी कंपनियों का लालच है जो अपनी लागत बढ़ाकर कीमतें बढ़ा रही हैं, या फिर ये सरकार का बढ़ता खर्च है जो डिमांड को हवा दे रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं।